क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा जो कूड़े में कुछ ढूंढ रहा है या वो क्लासरूम में क्यों नहीं है, या फिर क्यों झुग्गियों में रहने वाला बच्चों के पास किताब नहीं है? क्या शिक्षा किसी पर एहसान है या उनका अधिकार? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोशन सिंह LLB सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा व्यवस्था जो है वो भारत में किस तरीके से है और हमारा संविधान में इसके लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भारत का संवैधानिक ढांचा पूरा तैयार हो गया और हमारा 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, जिसमें शिक्षा को तो कुछ अधिकार दिया नहीं गया मौलिक अधिकार में, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया, जो कि एक तरह का कानून था। और ये बताया गया कि राज्य का ये जिम्मेवारी होगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को राज्य शिक्षा प्रोवाइड करेगा, वो भी निःशुल्क। और उसके बाद कुछ प्रोविजंस आए, जैसे हम ये देखते हैं कि अब तो ये माना गया भारत के संविधान से कि शिक्षा जरूरी तो है, लेकिन कानूनी रूप से लागू नहीं की गई है। इसके लिए हम उसका इतिहास देखते हैं कि भारत में शिक्षा व्यवस्था मौलिक अधिकार में लाने के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं हमारे संविधान में। सबसे पहले हम कुछ केसेस देखते हैं। 1992 में मोहिनी जैन और कर्नाटक का केस में सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि अनुच्छेद जो 21 है वो जीवन जीने का अधिकार है, और शिक्षा, जीवन बिना शिक्षा का वो सम्मान नहीं है, तो शिक्षा को जरूरी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ केसेस हैं। उसके बाद 2002 में 86वां संविधान संशोधन एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आता है, जिसमें हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में ए सेक्शन को जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अब शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया था। साथ ही कुछ बदलाव किए गए थे, जैसे अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को शिक्षा और देखभाल की प्राथमिकता मिलेगी, और अनुच्छेद 51 के ए में हर नागरिक को यह कर्तव्य दिया गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को वो शिक्षा दिलवाएगा। और हम इससे कुछ ये देखें कि जो हमारा ये कानूनी तभी सार्थक होता है जब वो कागज से निकलकर धरातल पर दिखता है। जैसे संविधान में अनुच्छेद 21 ये तो जुड़ गया, लेकिन असली बदलाव तब आया जब 2009 में एक ऐतिहासिक कानून बना, जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। 2009 में इस कानून बनने के बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या जरूरी कुछ प्रावधान किए गए थे, जिसमें यह बताया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क और अनिवार्य किया गया था। सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि सारे बच्चों को स्कूल भेजे और कोई भी खर्च अभिभावकों पर ना आए और ड्रॉप आउट कम हो। और हम देखते हैं कि स्कूल में कुछ गुणवत्ता भी दी जाए, जैसे शौचालय, पीने का पानी, खेल का मैदान, पर्याप्त शिक्षक की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों की गुणवत्ता पर ध्यान दी जानी चाहिए, और स्कूल प्रशासन की मनमानी पर भी रोक लगानी चाहिए। जैसे कोई भी स्कूल डोनेशन नहीं मांग सकता है, या फिर कोई भी पेरेंट और बच्चों का इंटरव्यू और परीक्षा नहीं लेगा, जिससे ये होगा कि हर बच्चा सम्मान के साथ स्कूल में प्रवेश करेगा। जो गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे हैं वो सम्मान के साथ स्कूल में प्रवेश कर सकेंगे और अपना उद्धार कर सकेंगे। और उसमें कुछ ये बताया गया कि प्राइवेट स्कूलों में 25% आरक्षण दिया जाएगा EWS कोटा के सहित, जिसमें बच्चों को, कमजोर और गरीब बच्चों को ये सीटें आरक्षित की गई थी, जिससे ये हुआ कि यह कदम सामाजिक समानता और समावेशी शिक्षा की दिशा में एक क्रांति है। और हम आगे देखते हैं कि जो RTE कानून है 2009 का, यह उस भारत का सपना है जहां हर बच्चा समान अधिकार के साथ पढ़ सके। यह एक ऐसा कदम है जो भारत को गरीबी से ज्ञान की ओर और असमानता से समानता की ओर ले जाता है। और हम इसके बारे में ये देखते हैं कि क्या कानून के आने के बाद हमारे देश में शिक्षा के स्तर में कोई बदलाव आया है। चलिए हम कुछ रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। जैसे यूनेस्को 2023 की रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाले न्यूज आते हैं। उसमें ये आंकड़े बताए जाते हैं कि हमारे देश में आज भी 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल में नहीं हैं, वो स्कूल से बाहर हैं, झुग्गी बस्तियों में हैं, जनजातीय क्षेत्रों में हैं।
दूर दराज ग्रामीण इलाकों की स्थिति तो और ज्यादा खराब है। कुछ बच्चे दिहाड़ी मजदूरी काम कर रहे हैं, बाल श्रम में फंसे हुए हैं, और गांव की लड़कियों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और उसके बाद हम देखते हैं कि असर का रिपोर्ट आता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट आता है। उसमें यह बताया जाता है कि जो भी बच्चा 5 क्लास में है वो 2 क्लास का मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाले कुछ आंकड़े हैं जो हम आपके सामने पेश किए, जिससे हमको ये समझ में आता है कि कक्षा में जाना ही शिक्षा नहीं है, समझना, सीखना और प्रयोग कर पाना ही असली शिक्षा है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि हमारे देश में शिक्षकों की भारी कमी है, जो कि स्कूल में केवल 1 शिक्षक हैं, कहीं कहीं ग्रामीण इलाके में 1 स्कूल में 1 शिक्षक हैं। और गणित और विज्ञान की स्थिति तो और ज्यादा खराब है। गणित और विज्ञान की शिक्षक और अच्छे मिल ही नहीं पाते हैं। ये स्थिति ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा है। और हम देखते हैं कि कुछ और सारे कारण हैं जो लड़कियां स्कूल क्यों छोड़ रही हैं, जैसे बाल विवाह, घर का काम, सुरक्षा और चिंता, और स्कूल की दूरी। तो ये सारे चीजों से हमें ड्रॉप आउट ज्यादा देखने को मिलता है। हम ये समझेंगे, अगर एक गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जाता तो फिर वह बड़ा होकर मजदूर बनता है और उसका बच्चा भी उसी चक्र में फंस जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि शिक्षा का अधिकार इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन जमीन पर इसका असर अधूरा है। अगर हम देखते हैं कुछ केस स्टडी और कहानियों के माध्यम से, आपको मैं 2 कहानी बताऊंगा। इसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि यह कानून कितना कारगर रहा है और कुछ बच्चों का मदद भी किया है। जैसे पहली कहानी हम लेते हैं एक दिल्ली का रवि की कहानी। एक दिल्ली का एक लड़का रवि नाम का, वो कूड़ा चुनता था दिल्ली में। कुछ एनजीओ की नज़र उस पर पड़ी और उसने RTE 2009 मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत उसको स्कूल में दाखिला दिलवाया। आज रवि 10वीं क्लास में है। रवि क्या सोचता है? रवि ये सोचता है कि मैं आगे चल के शिक्षक बनूंगा और हमारे जैसे समाज में रह रहे बहुत सारे बच्चों का उद्धार करूंगा। तो ये एक रवि की जीत नहीं है, उस समाज में रह रहे लाखों बच्चों की जीत है जो इस अधिनियम से फायदा मिला है। तो ये सरकार की बहुत अच्छी कदम है। और हम एक दृष्टि नाम की एक बिहार की लड़की जो 8 क्लास के बाद स्कूल छोड़ देती है, उसके गांव में कुछ स्कूल्स नहीं थे और उसके माँ बाप क्या करते हैं कि शादी के लिए उनको प्रिपेयर करते हैं। तो वो बोलती है कि वो क्या करती है कि RTI फाइल करती है। जो RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 में आया था, सूचना का अधिकार, वो फाइल करती है और पूछती है प्रशासन से कि हमारे गांव में स्कूल क्यों नहीं है। तो प्रशासन इसका जवाब देता है और बात ऊपर तक जाती है। तो इसके वजह से कुछ महीनों में उस गांव में स्कूल बनाया जाता है। आज उस गांव में लगभग 350 बच्चे पढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे घर से स्कूल बहुत दूर था, इसके वजह से हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, जिससे स्कूल हमारे गांव में रहने का बहुत फायदा हुआ है। तो कुछ कानूनों का बहुत ही फायदा हुआ है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा कानून बहुत ही कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम किया। इससे क्या सीखते हैं हम? शिक्षा का अधिकार अधिनियम सिर्फ बच्चों को किताबें ही नहीं देता, यह उन्हें आत्मसम्मान, सपने और सशक्तिकरण देता है। लेकिन इन कहानियों के पीछे मेहनत, जागरूकता और सिस्टम की जवाबदेही भी है। आइए हम समझते हैं कि सरकार की कुछ नीतियां हैं जिसके वजह से बहुत सारे बदलाव आए। जैसे पहले हम चुनौतियों की बात करते हैं। चुनौतियां क्या थी? कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे, ग्रामीण इलाकों के खासकर बच्चे, जिनके पास न इंटरनेट था, न स्मार्टफोन, न बिजली था, उनके वो पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन शहरी बच्चे जिनके पास इंटरनेट का व्यवस्था था, घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस किए। लेकिन जिन बच्चों का 1.5 साल क्लास छूट गया तो उनका क्या होगा? तो ये सब तरीके हैं और सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं, जैसे मिड डे मील, जो अब PM किसान योजना के नाम से जाना जाता है। ये सरकार की निगरानी में है, जिसकी पारदर्शिता बढ़ाने की बहुत समस्या है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो 1987 में आया था, ये स्कूलों के आधारभूत सुविधाओं को सुधारने में बहुत मदद करती थी। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कीम, ये सारे कुछ स्कीम से। और एक 2020 में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई सरकार, जिसको बोलते हैं NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें बहुत ही अच्छे काम किए गए हैं, बहुत ही अच्छे प्रावधान हैं। जैसे 6 क्लास से बच्चों को इंटेलिजेंस और कंप्यूटर और व्यवसाय के क्षेत्र पढ़ाए जाएंगे।
इससे हमारा विकास होगा, हमारे बच्चों का विकास होगा। जो बच्चे आज 12th और ग्रेजुएशन के बाद सीखने से जो सब्जेक्ट वो आज 6 क्लास से वो बच्चे सीखेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा विकास होगा और हमारे आने वाले भारत में एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिलेगा। और आपको हम ये कुछ बताना चाहते हैं, जैसे हम एज अ नागरिक हम क्या कर सकते हैं हम अपने समाज में शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए। जैसे अगर आपके मोहल्ले गांव मोहल्ले में कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो आप उसको समझाइए, हाथ पकड़कर स्कूल लेकर जाइए। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, एनजीओ की मदद कीजिए। आप वहां पे जाइए, वॉलेंटियर्स बनकर, शिक्षक बनकर आप पढ़ा सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे, और आरटीआई को एक शिक्षा का एजेंडा बनाइए, आरटीआई फाइल कीजिए और बताइए, सरकार से सवाल पूछिए। जब आप सवाल पूछते हैं तभी जवाब मिलता है और तभी समाज में बदलाव आता है। अब इन सारे चीज़ों को बताने के बाद हम थोड़ा सा छोटे से चीज़ों पे जाएंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हम देख लेते हैं कुछ तुलना, इंटरनेशनल कंपैरिजन क्या क्या है, कि कुछ चीज़ें हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। जैसे शिक्षा व्यवस्था पर हमारा जो भारत है वो 3% खर्च करता है, जो कि चाइना है 4.5%, यानी कि 4.5% खर्च करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वहाँ के बच्चे व्यवसाय और पढ़ाई करते ही कुछ कंपनियों में एज अ वर्क करना स्टार्ट करते हैं, जो कि उनकी पॉलिसी है। तो क्या हमारे देश में ऐसी पॉलिसी नहीं आ सकती? क्या हमारे देश में ऐसा बदलाव नहीं आ सकता? क्या शिक्षा का मॉडल इस तरीके से नहीं बनाया जा सकता कि हमारे देश के बच्चे बहुत ही छोटे स्तर से ही विकास की ओर बढ़ने लगे? इन सारे रिपोर्टों के बाद हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अब हम आपको एक छोटा सा वाक्य बोलते हैं, जैसे अगर हम एक पीढ़ी को शिक्षित कर दें तो हम एक राष्ट्र को बदल सकते हैं। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक आंदोलन है, एक प्रेरणा है। संविधान ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, अब उसे लागू करना हमारा कर्तव्य है। आइए हम सब साथ मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने। हर बच्चे को सम्मान, अवसर, प्रेरणा और सपने देने के लिए एकजुट होना है। याद रखिए, शिक्षा ही ऐसा सबसे ताकतवर हथियार है जो किसी भी राष्ट्र को विश्व में सर्वोच्च बना सकता है। याद रखिए, जब कलम चलती है तो बंदूकें चुप हो जाती है, जब किताबें खुलती है तो अंधकार मिट जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।